नमस्कार, मेरा नाम नीरज त्रिपाठी और मंत्र ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे जिसका नाम है मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल वंश। और मुगल वंश के इस टॉपिक की चर्चा करने के बाद इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे छूटेंगे नहीं, क्योंकि कंप्लीट इस टॉपिक की आज हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टॉपिक डाल लेते हैं मुगल वंश, मुगल एम्पायर। मुगल वंश। मुगल एम्पायर। ठीक है, इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब मुगल वंश की चर्चा की जाती है तो दो चरणों की बात की जाती है। पहला चरण है, क्योंकि हम जब मुगल एम्पायर की बात कर रहे हैं, मुगल वंश की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट की चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, तो पहला चरण, ठीक है। अब पहला चरण कब से स्टार्ट होता है? 1526 ईस्वी से चालू होता है। ठीक है, और 1707 तक चलता है। ठीक है, ये प्रथम चरण ही, पहला चरण। ठीक है, अब द्वितीय चरण, ठीक है, ये 1707 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और 1857 तक चलता है। ठीक है, ये द्वितीय चरण है। ठीक है, तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि पहला चरण स्टार्ट होता है 1526 से और खत्म होता है 1707 तक। तो आपको ये बस याद रखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। तो आपको पता होगा स्टार्टिंग होती है बाबर से। ठीक है, पहला चरण, और खत्म होता है औरंगजेब। ठीक है, ये प्रथम चरण हो गया। ठीक है, और द्वितीय चरण प्रारंभ होता है बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह से ना, जफर नहीं, बहादुर शाह से प्रारंभ होता है और ये कदम कहाँ होता है? बहादुर शाह जफर। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब पहला चरण और दूसरा चरण। और मैं आपको बता दूं कि मुगल वंश में जो पहला जो चरण है, इसमें जितने भी शासक आए हैं, इन्होंने अपने वंश को विस्तार किया है और मजबूती प्रदान की है। ठीक है, विस्तार किया है, मजबूती प्रदान की है और वंश को अपने स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेकिन द्वितीय चरण में जितने भी शासक आते हैं, उन्होंने उतना ज्यादा अपने वंश के लिए काम नहीं किया। धीरे धीरे वंश पूरी तरीके से नष्ट होना चालू हुआ। और वो किस चरण में? दूसरे चरण में। ठीक है, पहले चरण में वंश मजबूत बनाए क्योंकि बहुत बड़े बड़े शासक आए थे। ठीक है, और दूसरे चरण में जो शासक आए, उन्होंने अपने वंश को और बढ़ाने में, मजबूत करने में ज्यादा अपना ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, अपने मतलब एक तरीके से बोला जाए कि शासन में उनका ध्यान नहीं था। इसी कारण अगर बोला जाए तो पहला चरण मुगल वंश के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, दूसरा चरण उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो पहला चरण और दूसरा चरण, इसका अपने को डेट याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए मुगल वंश की जब चर्चा कर रहे हैं तो मुगल मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बहादुर। यानी मुगल का एक वर्ड का मतलब अगर बोला जाए तो उसका मतलब होता है बहादुर। और ये जो मुगल वंश है, ये दो वंशों से मिलकर बना है। मुगल वंश बेसिकली दो वंश से मिलकर बना है। एक है आपका तैमूर वंश, ठीक है, और दूसरा है मंगोल वंश। ये दो वंशों का मिला जुला रूप है आपका मंगोल। ठीक है, मंगोल वंश और तैमूर वंश, ये दोनों वंशों का मिला जुला रूप कौन सा है? मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश। अब क्या है, ये दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब तैमूर वंश और मंगोल वंश की पहले चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मुगल वंश के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, अब अगर ये दो वंशों के बारे में हमने चर्चा की है, तो देखते हैं इन वंशों का जो शासन करने वाला क्षेत्र किधर था। अगर मैं यहां पर भारत का नक्शा बना लेता हूं,
नक्शे से समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, एक बस आपको समझाने के उद्देश्य से देखिए, अगर बात करते हैं सबसे पहले हम लोग तैमूर वंश की, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भारत का नक्शा है, ये यहाँ से आ जाता है आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान आ गया, यहाँ से आ जाता है आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ईरान, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका इसी के आगे में इराक, ठीक है, और यहाँ बस ऊपर में अगर जाओगे तो यहाँ पास का क्षेत्र जो पड़ता है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, आशा करता हूँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तो ये अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर में पड़ता है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के जस्ट ऊपर में पड़ेगा उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के जस्ट ऊपर में बड़ा सा क्षेत्र पड़ेगा कजाकिस्तान, ये है बड़ा सा कजाकिस्तान, और यहाँ पर आपका कहता है टर्की जिसे तुर्की बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पर, और नीचे में देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा बड़ा सा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा सऊदी अरब, ठीक है, ये आ जाएगा सऊदी अरब, ठीक है, एक बार मैं नाम लिख देता हूं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, ये हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ईरान हो जाएगा, ये हो जाएगा इराक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब, ये हो जाएगा तुर्की हो जाएगा, तुर्की, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर की ओर जाओगे तो ये हो जाएगा आपका तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बस तुर्क बस लिख दे रहा हूं, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, और ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान, 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 ठीक है, और ये हो जाएगा कजाकिस्तान, 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 ठीक, कजाकिस्तान, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां तक होने के बाद थोड़ा सा इधर आ जाते हैं अपन, इधर, ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा पूरा क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका चाइना है, ठीक है, चाइना के ऊपर जो क्षेत्र पड़ता है ये होता है मंगोलिया, ये देश है मंगोलिया, ये होता है चाइना, चीन लिख देते हैं, और ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं मंगोलिया, मंगोलिया, ठीक है, और इसके ऊपर वाला क्षेत्र तो आपको पता ही होगा, ये विश्व का सबसे एरिया के अनुसार सबसे बड़ा देश है, कौन सा है, चीन, एरिया के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है, सॉरी, एरिया के अनुसार से सबसे बड़ा देश है, ये है रूस, सॉरी, ये क्या है, रूस है, एरिया के अनुसार सबसे बड़ा देश क्या है, रूस, ठीक है, समझ गए। अब इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि आपको इधर जो देश दिख रहे हैं इसे कहते हैं मध्य एशिया, इसे क्या कहते हैं, मध्य एशिया, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे इस वाले क्षेत्र पर, इस वाले क्षेत्र पर किसका अधिकार था, तो इस वाले क्षेत्र पर तैमूर वंश का अधिकार था, किस वंश का अधिकार था, तैमूर वंश का, ठीक है, मैंने कहा ना मुगल वंश दो वंशों से मिलकर बना है, पहला क्या है, तैमूर वंश, तैमूर वंश, और इसका सबसे शक्तिशाली शासक का नाम था आमीर तैमूर, आमीर तैमूर, आमीर तैमूर, इसका सबसे शक्तिशाली शासक का नाम क्या था, आमीर तैमूर, ठीक है, तो याद रखिएगा आमीर तैमूर, और इसका जो एरिया था, मतलब ये शासक का जो साम्राज्य फैला हुआ था वो मध्य एशिया में फैला हुआ था, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है, और यहाँ पर इसका साम्राज्य फैला हुआ था। अगर मैं बोल दूं तो इसका साम्राज्य बेसिकली कहाँ कहाँ फैला था, तो बोल सकते हैं यहाँ ईरान है, इराक है, और तुर्की, ये मेन क्षेत्र थे जहाँ पर इस वंश का क्या है, साम्राज्य फैला हुआ था, इस वंश का साम्राज्य फैला हुआ था। अब दूसरा है मंगोल वंश, मंगोल वंश का साम्राज्य है इस क्षेत्र में था, चाइना और मंगोलिया के क्षेत्र में मंगोल वंश का साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है, और मंगोल वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक आता है उसका नाम था चंगेज खां, चंगेज खां, ठीक है, ये कौन से वंश का था, ये मंगोल वंश का था, ये मंगोल वंश का था, ठीक है, याद रहेगा, मंगोल वंश का था, ठीक है। तो एक तो शासक है जिसका नाम है आमीर तैमूर, और एक शासक है चंगेज खां। तो याद रखिएगा ये जो चंगेज खां है इसका इतिहास बड़ा खतरनाक है। ऐसा माना जाता था कि चंगेज खां अपने समय का सबसे
द्रुतगामी बोला जाए, यानी कि नरसंहारक शासक था। यानी कि ये ऐसा बोला जाता था, ये जिस क्षेत्र से गुजरता था वहां केवल आपको आदमी का बॉडी दिखेगा, यानी वो सबको मार देता था। उससे अगर कोई भी विरोध करता था, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा शहर, पूरा गांव तबाह कर देता था। यानी कि इसको लोगों को मारने में क्या आता था, मजा आता था। इसीलिए चंगेज खां से, जिस समय चंगेज खां का शासन चल रहा था, आसपास के क्षेत्र के जितने भी शासक रहते थे वो चंगेज खां से डरते थे। ठीक है, तो चंगेज खां अपने आप में बहुत ज्यादा नरसंहारक शासक बोला जाता है। ठीक है, अब चंगेज खां के बारे में अगर विस्तार रूप से चर्चा करें तो चंगेज खां जो है, ठीक है, वो क्या करता था, अपने सैनिकों को इनाम देता था। कैसा इनाम देता था, इसके सैनिकों के पास बड़े बड़े लंबे लंबे भाले रहते थे। जो भी सैनिक अपने में ज्यादा, जैसे अगर किसी भी क्षेत्र को इन्होंने लूटा, वहां के लोगों को मारा, तो इसके सैनिक जितने नर कंकाल अपने भाले में लगाते थे, जिसमें ज्यादा खोपड़ी लगी रहती थी, उसको ये ज्यादा इनाम देता था। यानी कि इस प्रकार के इसके सैनिकों में जो जितनी खोपड़ी लगा सकता था उसको ये इनाम देता था। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना नरसंहारक के शासक था। ठीक है, तो इसीलिए चंगेज खां का इतिहास थोड़ा से डरावना है और थोड़ा खतरनाक भी माना जाता है। ठीक है, तो चंगेज खां उस समय का बड़ा ही खतरनाक शासक था और उसका एरिया था ये चीन और मंगोलिया वाला, ये पूरा एरिया इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, अब बात करते हैं आमीर तैमूर की। आमीर तैमूर मध्य एशिया का सबसे बड़ा शासक के रूप में उस समय था। ठीक है, अब ये किस समय की बात हो रही है, 1405 की बात हो रही है। 1405 के पहले की बात हो रही है। ठीक है, 1405 के पहले की चर्चा हो रही है। देखिए हुआ क्या था, ये दो वंश है और ये दोनों वंशों से मिलकर कौन बना है, मुगल वंश। तो सोचिए मुगल वंश का जो शासक होगा वो ये दोनों वंश का उसमें क्या है, रक्त मिला हुआ है। क्योंकि मुगल वंश का जो शासक आता है बाबर, याद रखिएगा बाबर के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो बाबर की जो माता थी, याद रखिए बाबर की जो माता थी वो मंगोल वंश से संबंधित थी। उसका संबंध किससे था, मंगोल वंश से। ठीक है, और याद रखिएगा इनके जो पिता थे उनका संबंध था तैमूर वंश से। यानी बोला जा सकता है कि बाबर के अंदर दो महान वंशों का क्या था, रक्त था। तो सोचिए जब ये दो महान वंशों का रक्त रहेगा तो ये कितना बड़ा शासक बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहां तक। तो ये सोच लीजिएगा कि इस एरिया में किसका शासन था, आमीर तैमूर का, और इस एरिया में शासन चल रहा था चंगेज खां का। ठीक है, चंगेज खां कौन से वंश से संबंधित है, तो मंगोल वंश से, और आमीर तैमूर किस वंश से संबंधित है, तो तैमूर वंश से। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे होता क्या है। ठीक है, आगे क्या होता है, 1405, याद रखिएगा, डेट को याद रखिएगा, अभी आपको पूरा एक तरीके से आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, 1405 याद रखिएगा ये डेट को। 1405 में किसकी मृत्यु हो जाती है, आमीर तैमूर की मृत्यु हो जाती है। आमीर तैमूर की मृत्यु हो जाती है। तैमूर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आमीर तैमूर की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो छोटे छोटे जो शासक रहते हैं, देखिए मैंने अभी क्या बताया, आमीर तैमूर की मृत्यु हो गई। आमीर तैमूर की मृत्यु हो जाने के कारण जो छोटे छोटे शासक थे, जो पहले उसकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे, ठीक है, अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। अब एक बड़ा शासक है तो छोटे शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अब जब आमीर तैमूर की मृत्यु हो गई तो इस एरिया में जो छोटे छोटे शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अब स्वतंत्र घोषित कर दिया और जिस जिस क्षेत्र को हड़पना चाहे हड़पना चालू भी कर दिए थे। ठीक है, मतलब कि जो भी क्षेत्र वो चाहते थे कब्जा करना वो आसानी से कब्जा कर रहे थे, क्योंकि बड़ा शासक तो अब रहा नहीं, तो कोई रोक टोक तो था नहीं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, जो जो क्षेत्र को कब्जा करना चाहते थे वो कब्जा कर रहे, यानी छोटे छोटे शासक अपने आप को क्या घोषित कर दिए थे, स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। अब क्या हुआ आगे, उसी बीच में, ठीक है, उसी बीच में बाबर के जो पिता थे, याद रखिएगा बाबर के पिता थे, उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, ठीक है, उमर शेख मिर्जा, ये बाबर के पिता थे। ठीक है,
इन्होंने क्या किया, इन्होंने उज्बेकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसका नाम था फरगना। उज्बेकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसका क्या नाम है, फरगना। याद रखिएगा, नाम लिख दे रहा हूं, फरगना। अभी बाबर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी केवल बाबर के पहले की स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो फरगना याद रहेगा, दिख रहा होगा आपको। ये आएगा फरगना, ठीक है। तो इस फरगना में याद रखिएगा, इस फरगना के क्षेत्र को बाबर के जो पिता थे जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा, उन्होंने अधिकार कर लिया अपना, ठीक है। अब अधिकार जब कर लिया तो इस क्षेत्र को पहले यहाँ पर कई ऐसे अलग अलग शासक थे जो इस क्षेत्र को जीतना चाहते थे। तो उसमें से जो शासक थे उनका नाम था उज्बेक, उज्बेक शासक, ठीक है। ये शासक चाहते थे इस एरिया में कब्जा करना, ठीक है। लेकिन कब्जा किसने कर लिया, बाबर के पिता, क्या नाम था उनका, उमर शेख मिर्जा ने कब्जा कर लिया और यहां पर अधिकार कर लिया फरगना में, ठीक है। अब होगा क्या, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब समय जब बीतता गया तो बाबर के पिता की मृत्यु कब हो गई, 1495 में। लो भैया, 1495 में किसकी मृत्यु हो गई, बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। अब जब बाबर के पिता की मृत्यु हो गई 1495 में, और उस समय बाबर कितने साल का था, तो 11 वर्ष का था। कितने वर्ष का था, 11 वर्ष का था, ठीक है। तो भैया 11 वर्ष का था, तो बाबर के पिता की मृत्यु कब हुई, 1495 में। तो भैया इसी को तो शासक बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर शासक नहीं बनेगा तो कोई भी कब्जा कर सकता है, राजा का होना जरूरी है। तो 11 वर्ष की उम्र में शासक कौन बना, बाबर, ठीक है। 11 वर्ष की उम्र में शासक कौन बन गया था, बाबर। कहां का शासक बना था, तो याद रखिएगा फरगना का, फरगना का, ठीक है। फरगना का क्या बना, शासक बना। फरगना का क्या बना था, शासक बना था। तो देखो कहानी में हो क्या रहा है, बस ये याद रखना है कि सबसे पहले मैंने बताया कि मुगल, मुगल मतलब होता है बहादुर। मुगल जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, बहादुर। मुगल वंश दो वंशों से मिलकर बना है, तैमूर वंश और मंगोल वंश, ये याद रखना है। तो तैमूर वंश का जो साम्राज्य फैला था वो मध्य एशिया में फैला था, ठीक है। और मध्य एशिया में फैलने के कारण यहाँ पर का जो साम्राज्य था वो किसके अंदर में था, आमीर तैमूर के अंदर में था। दूसरा यहाँ याद रखिएगा कि मंगोल वंश का शासन चल रहा था, ये चाइना मंगोलिया वाले एरिया में, और यहाँ का साम्राज्य किसके अंदर में था, चंगेज खां के अंदर में था। तो बस ये याद रखना है अपने को। और ये याद रखना है कि जो आमीर तैमूर है, ठीक है, उसकी मृत्यु कब हुई, 1405 में हो गई। तो ये एक बड़ा शासक था। तो छोटे छोटे शासकों ने, जब ये नहीं रहा तो छोटे छोटे शासक जो जो एरिया पा रहे थे उसको अपने कब्जे में ले रहे थे। तो उसी के समय जो बाबर के पिता थे जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा, इन्होंने किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, फरगना। फरगना कहाँ है, उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। अधिकार कर लिया, ठीक है। और उसको अधिकार करना कौन चाहते थे, उज्बेक शासक, उज्बेक शासक, ठीक है। ये वहां अधिकार करना चाहते थे, लेकिन अधिकार कौन कर लिया, उमर शेख मिर्जा ने, ठीक है। और उमर शेख मिर्जा ने अधिकार कर लिया, ठीक है। तो उज्बेक शासक जो है, ठीक है, वो इसके सबसे बड़े क्या माने गए, प्रतिद्वंदी माने गए, ठीक है। ये चाहते थे अधिकार करना, अधिकार ये कर लिए। लेकिन क्या हुआ, 1495 में किसकी मृत्यु हो गई, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, यानी बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। तो उस समय जब मृत्यु हो गई तो जगह खाली हो गया। तो अब बाबर को ही बनना था। तो बाबर कितने वर्ष का था, 11 वर्ष का था। बाबर कितने वर्ष का था, 11 वर्ष का था, ठीक है। तो 11 वर्ष के उम्र में बाबर फरगना का क्या बना, शासक बना। इतना समझ में आया आप लोगों को, फरगना का क्या बन गया, शासक बन गया। अब देखिए, अब बाबर की स्टोरी चालू करते हैं, ठीक है। देखिए पहला चीज तो ये कि बाबर का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का पूरा नाम है,
ठीक है, बाबर का पूरा नाम है। इसका जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी 1483 में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था। और फरगना कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, ठीक है। इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खां, कुतलुग निगार खां, निगार खां। और इनकी दादी का नाम था, दादी का नाम एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। अब होगा क्या? पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खां। दादी का नाम क्या था? एहसान दौलत बेग। ठीक है। अब होगा क्या कि 11 वर्ष की उम्र में, याद रखिएगा 11 वर्ष की उम्र में ये क्या बन गए? शासक बन गए। ठीक है। और शासक कहाँ के बने? फरगना के, फरगना। ठीक है। अब फरगना के तो शासक बन गए भैया। चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे की स्टोरी क्या होता है। अब फरगना के, अब यहां से स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यहां से स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए देखते हैं हुआ क्या। ये फरगना है, ठीक है। फरगना में अधिकार किसका हो गया? अब बाबर का अधिकार हो गया। तो फरगना में जब बाबर 11 वर्ष की उम्र में शासक बना तो इसको अपने क्षेत्र का क्या करना था? विस्तार। 11 वर्ष की उम्र बना, ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में बन गया, ठीक है। अब कुछ समय तक शासन करने के बाद ये जानता था कि फरगना कोई धन संपन्न एरिया तो नहीं है जहां पर अधिक से अधिक धन हो, ठीक है, तो ऐसा एरिया तो था नहीं। तो इसको क्या चाहिए था? अपने वंश का विस्तार भी करना था, ठीक है, और धन की प्राप्ति भी करनी थी। तो ये एक जगह बैठने से तो हो नहीं पाएगा। तो इसने क्या किया? और किसी क्षेत्र पर अधिकार करने के बारे में सोचा। तो जब अधिकार करने के बारे में सोचा तब इसने, सबसे बड़ी इसकी समस्या थी, इसके पास धन नहीं था, ठीक है। ये चाहता था कि अगर मेरे पास धन आ जाता तो मैं सेना इकट्ठी करता और सेना बढ़ा देता। मेरे पास धन आ जाता तो मैं तोप लाता, ठीक है, बारूद की व्यवस्था करता, अस्त्र शस्त्र जो भी है लड़ाई करने का जितना सामान है उसकी व्यवस्था करता। अगर आप दूसरे क्षेत्र में युद्ध करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपसे पास वो हथियार होने जरूरी है जिससे आप युद्ध जीत सकते हो, ठीक है। तब होगा क्या कि इसको पैसे की आवश्यकता यानी धन की आवश्यकता थी। अब समस्या ये हुई कि धन प्राप्त कहां से हो? तो इसकी जो दादी थी, याद रखिएगा, इसकी दादी जो थी उसके पास गड़ा हुआ खजाना, ऐसा बोला जाता था कि पहले के समय के लोग जो है वो खजाना को गड़ा के रखते थे। तो इसकी दादी के पास गड़ा हुआ खजाना था। तो याद रखिएगा, इतिहास में आप पढ़ोगे बाबर के बारे में तो बाबर के आगे बढ़ने में सबसे मदद की थी, सबसे बड़ी मदद की थी उसकी दादी ने, ठीक है। उसको धन दिया था और उसी धन की मदद से दादी ने उसको क्या दिया? धन दिया। और इसी धन के मदद से उसने अपनी सेना बनाई, ठीक है, बारूद खरीदे, हथियार खरीदे और तोप खरीदे। और उसके बाद जब उसकी पूरी तरीके से तैयारी हो गई तब वो दूसरे क्षेत्र पर हमला करने के लिए तैयार था, यानी जीतने के लिए तैयार था, ठीक है, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तैयार था। तो उसकी दादी ने मदद की थी, याद रखिएगा, उसकी दादी ने मदद की थी, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो बाबर है इसका मतलब होता है, अगर बोले जाएगा तो ये बोला जाता है बाघ को, टाइगर को, ठीक है। बाबर जो बोला जाता है उसका अर्थ होता है बाघ या टाइगर, ठीक है, बाघ या टाइगर, ठीक है। अब हुआ क्या, जब इन्होंने सेना तो बना ली, ठीक है, बनाने के बाद ये आगे की ओर बढ़े। तो जब आगे की ओर बढ़े तो अगला जो क्षेत्र था जिसने इन्होंने जीता था उसका नाम था समरकंद। उसका क्या नाम था? समरकंद। समरकंद वाले एरिया को इन्होंने जीता। तो ये हो गया समरकंद, ठीक है, समरकंद, ठीक है। पहला क्या था क्षेत्र? फरगना। दूसरा था समरकंद। समरकंद वाले क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया, ठीक है। अब
जीत लिया। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही आप देखिएगा इधर देखिए, यहां पर पहला क्षेत्र क्या था, फरगना। फरगना के बाद समरकंद को जीत लिया। अब जैसे ही ये फरगना से समरकंद आए तो ये वाला जो क्षेत्र था, जो ये क्षेत्र को छोड़ दिया था इन्होंने, इसको उज्बेक शासकों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, कहने का मतलब है ये बेचारा यहां से यहां आया और जैसे ही यहां पर पहुंचा ये हाथ से चला गया, फरगना हाथ से चला गया। अब ये फिर सोचा फरगना हाथ से चला गया, या वो फिर बाबर यहां से वापस फिर फरगना में गया जीतने के लिए, तो समरकंद हाथ से चला जा रहा था। अब फिर वापस फरगना को जीता और फिर यहां पर आया तो समरकंद हाथ से निकल जा रहा था। तो कहने का मतलब है कि यहां पर रहता तो ये हाथ से निकल जाता, यहां पर रहता तो ये हाथ से निकल जाता, तो ये बड़ी समस्या हो गई थी। तो उसके बाद बाबर ने सोचा कि अब आगे की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि पीछे की तरफ बार वो वापस लौटना और बार बार वापस जाना, फरगना फिर समरकंद आना, फिर फरगना जाना, तो इस प्रकार से समय की क्या होगी, बर्बादी होगी और इससे क्या रहेगा, आगे बढ़ पाना मुश्किल रहेगा। तो फिर इसके बाद उसने, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए उन्होंने डायरेक्ट आया यहां से अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये है आपका काबुल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसने 1501 में समरकंद को जीता, 1501 में इन्होंने समरकंद को जीता था। ठीक है, और जब ये यहां पास आ गए, यानी कि काबुल और कांधार, याद रखिएगा काबुल और कांधार, तो पहला क्षेत्र तो इन्होंने क्या किया, फरगना को जीता, दूसरा समरकंद को जीता। ठीक है, समरकंद को जीतने के बाद ये आगे अफगानिस्तान वाले एरिया में, जब ये अफगानिस्तान वाले एरिया में आ गए, ठीक है, अफगानिस्तान वाले एरिया में आ गए, तो ये काबुल और कांधार को जीत लिया। काबुल और कांधार को जीतने के बाद ये उन लोगों पर बिल्कुल अत्याचार नहीं किया, क्योंकि काबुल के लोग इसको एक्सेप्ट कर लिए थे और इसने काबुल के लोगों को एक्सेप्ट कर लिया था। यानी कि कहने का मतलब है काबुल का क्षेत्र इसको इतना पसंद आया कि वहाँ के लोगों को अपना मानने लगा था। ठीक है, तो काबुल के लोगों से इसका एक हृदय रूप से संबंध हो गया था, तो इसीलिए इसने कभी काबुल के लोगों पर अत्याचार नहीं किया था। काबुल को इसने कब जीता था, 1504 में जीता, याद रखिएगा 1504 में इन्होंने काबुल को जीत लिया, काबुल और कांधार को जीत लिया। कुछ समय तक इन्होंने काबुल में बिताया और कुछ समय तक बिताने के बाद ये आगे, क्योंकि काबुल एक पहाड़ी एरिया है, आप देखोगे तो काबुल एक क्या है, पहाड़ी एरिया, और यहाँ पर कौन सा पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत है, तो यहाँ पर उतनी खेती नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ के लोग उतने अमीर नहीं थे, तो यहाँ पर ज्यादा दिन तक बाबर रहता तो उसको धन की जो है वो बहुत कमी पड़ने लगी थी, क्योंकि इतने ज्यादा सैनिक थे, उनके रख रखाव में भी खर्चा होता था, तो इसलिए उसको आगे बढ़ना जरूरी था। ठीक है, अब समस्या ये उत्पन्न हुई, सबसे पहला धन की सबसे बड़ी समस्या हो गई थी, तो फिर इसने काबुल और कांधार से आगे बढ़ने का सोचा। ठीक है, और जब इसने आगे बढ़ने का सोचा तो इसे धन प्राप्त करने बहुत जरूरी था। तो याद रखिएगा 1504 में इसने काबुल और कांधार पे पूरी तरीके से क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, और याद रखिएगा 1507 में, ये डेट याद रखिएगा, 1507 में इन्होंने सबसे पहले एक उपाधि धारण की थी, और कौन सी उपाधि, बादशाह की उपाधि। ठीक है, तो क्या उपाधि धारण की, बादशाह की उपाधि। 1507 में इन्होंने बादशाह की क्या उपाधि कौन सी धारण की, बादशाह की उपाधि। कब, 1507 में। अब हुआ क्या, धन तो प्राप्त करना था, तो काबुल और कांधार के बाद इसने सबसे पहले ये भारत वाला, जो पहले पाकिस्तान वाला, तो पहले तो हिंदुस्तान के अंदर था। ठीक है, यहां पर इन्होंने अटैक किया, और वो क्षेत्र कौन सा था, वो था बाजौर। ठीक है, तो इन्होंने धन प्राप्त करने के लिए, यानी बाबर ने धन प्राप्त करने के लिए भारत में सबसे पहला आक्रमण किया था 1519 में, और ये किस क्षेत्र में, बाजौर क्षेत्र में, याद रखिएगा बाजौर क्षेत्र में, बाजौर क्षेत्र में। तो बाजौर, ठीक है, याद रखिएगा बाजौर क्षेत्र में इसने सबसे पहला अटैक किया।
ठीक है। बाजौर क्षेत्र में जब इन्होंने अटैक किया तो इनकी युद्ध किसके साथ हुआ? यूसुफ जाई जनजाति, यूसुफ जाई जनजाति, ठीक है। यूसुफ जाई जनजातियों से इनका क्या हुआ? टकराव हुआ, और टकराव होने के बाद इन्होंने उस युद्ध को क्या कर लिया? जीत लिया, ठीक है। तो पहला युद्ध तो ये जीत गए, ठीक है, क्योंकि इनको क्या थी? धन की आवश्यकता थी, और धन के प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई क्षेत्र को जीतना ही पड़ेगा। तो भाई बाजौर का क्षेत्र इन्होंने क्या कर लिया? जीत लिया। अब जीत लिया तो इनको कुछ धन प्राप्ति हुई। उसके बाद जैसे ही आगे पहुंचे, ठीक है, तो एक किला था जिसका नाम था भेड़ा का किला। जिसका क्या नाम था? भेड़ा का किला, याद रखिएगा, भेड़ा का किला, भेड़ा का किला, ठीक है। ये बोला जाता था कि उस समय ये इस क्षेत्र का सबसे मजबूत किला था। सबसे क्या था? मजबूत किला था, जिसे कोई बड़ा शासक भी आज तक तोड़ नहीं पाया था, भेड़ा का किला। और ये जानता था बाबर की इस किले को अगर तोड़ूंगा तो मुझे धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, ठीक है। तो इसने क्या किया था? अपने साथ जो बारूद लाया था, याद रखिएगा, अपने साथ जो बारूद लाया था, ठीक है, उस बारूद को लगाया, ठीक है। लगाने के बाद इतना बड़ा विस्फोट किया, याद रखिए, भेड़ा का किला, ठीक है। और भेड़ा का किला को गिराने के लिए अपने साथ जो इसने बारूद लाया था उसको किनारे किनारे लगाया, और इतना बड़ा विस्फोट किया कि दूर तक आवाज सुनाई दी। और उसके बाद भेड़े के किले की दीवार में दरारें पड़ गई थी, और दरारें जब पड़ गई तो इसे पता चल गया कि किले की जो दीवार है वो अब कमजोर हो गई है। फिर इसने यहाँ से तोप चलाया, और तोप चलाने के बाद इसने उस दीवार को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब दीवार को तोड़ने के बाद इसके सैनिक अंदर चले गए, और सैनिक अंदर चले गए, जितना भी धन था वो लूट लिया। यानी कि भेड़ा के किले को इसने क्या कर लिया? लूट लिया, ठीक है। अब ये धन प्राप्त करने, देखो पहले क्या उद्देश्य था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अब इसके दिमाग में क्या उद्देश्य आ गया? धन प्राप्त करना, ठीक है। तो पहला इन्होंने बाजौर को लूटा, उसके बाद भेड़ा का किला लूट लिया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ गए तो इन्होंने किसको लूट लिया? इसने सियालकोट, जो ही वर्तमान में पाकिस्तान है, सियालकोट को क्षेत्र को लूटा। उसके बाद इन्होंने किसको लूटा? पेशावर क्षेत्र को लूटा, पेशावर को लूटा, ठीक है। यानी कि क्रम से 1519 में इसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया, तो बाजौर अभियान किया। बाजौर अभियान किस जनजाति के खिलाफ था? यूसुफ जाई जनजाति के खिलाफ था, इसको लूटा, ठीक है। यहाँ लूटपाट किया। उसके बाद इसने भेड़े के किला को लूटा, जो इतिहास का एक बहुत बड़ा किला था, ठीक है, जिसको लूटना बहुत, मतलब इसका महत्व तो बढ़ गया था। लूटने के बाद इसका महत्व तो क्या हो गया था? बढ़ गया था, ठीक है। भेड़े के किला को लूटा, सियालकोट के क्षेत्र को लूटा, पेशावर क्षेत्र को लूटा। तो लगातार इसने 4 अभियान को क्या दिया? अंजाम दिया। अब 4 अभियान हो गया तो इसके पास धन जो है इकट्ठा हो गया था। इतना धन नहीं इकट्ठा हुआ था, लेकिन धन कुछ इकट्ठा हो गया था, जिससे कुछ समय तक ये सर्वाइव कर सकता था अपने सैनिकों के साथ। यहां तक तो चल रहा था। अब भारत में क्या स्थिति थी वो देखते हैं, क्योंकि ये तो स्थिति बाबर को यहां तक पहुंचाने की थी। अब भारत में क्या हो रहा था तो ये देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। भारत में उस समय किसका शासन चल रहा था? तो आपको पता होगा, दिल्ली में उस समय किसका शासन चल रहा था? तो इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। इब्राहिम लोदी, आइए लिख देता हूं, इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था। तो दिल्ली में चल रहा था अफगान वंश, और ये क्या था? कट्टर अफगानी था, याद रखिएगा, कट्टर अफगानी था। और दूसरे धर्म के प्रति भेदभाव का ये भाव रखता था। यानी कि दूसरे धर्म के प्रति थोड़ा सा इसका भाव तो जो था वो अलग था, यानी कि थोड़ा सा भेदभाव का भाव रखता था, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये कट्टर अफगानी तो था ही, और
आसपास के शासकों को बहुत परेशान करके रखा था। यानी कि आसपास के शासक जो थे वो थोड़ा इससे परेशान थे, और इससे सबसे ज़्यादा जो परेशान था वो था आपका यहाँ का जो शासक था, यानी कि आपका राजस्थान वाला जो शासक था, इसका क्या नाम था? राणा सांगा। ठीक है, मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ शासक था, इनका नाम था राणा सांगा, राणा सांगा। ठीक है, अब यहाँ का जो शासक थे, यहाँ के यानी कि पंजाब वाले क्षेत्र के शासक थे, तो याद रखिएगा पंजाब वाले क्षेत्र के जो शासक थे उनका नाम था आपका पंजाब। ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र के सूबेदार बोला जाएगा, सूबेदार। ठीक है, पंजाब के सूबेदार थे, उनका नाम था दौलत खां, दौलत खां। ठीक है, ये दौलत खां थे। ये दौलत खां, ठीक है, दौलत खां थे। इनके खुद के चाचा जो थे, यानी कि इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा, इनका नाम क्या था? आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। आलम खां लोदी उस समय मध्य प्रदेश में शासन चल रहा था, मध्य प्रदेश में शासन चल रहा था मेदिनी राय का, मेदिनी राय का। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश में इनका शासन चल रहा था, और यहाँ पर शासन चल रहा था महमूद लोदी का। याद रखिएगा, महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का चाचा का लड़का था, यानी भाई था एक तरीके से समझ लो। तो इसका शासन चल रहा था आपका कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में थोड़ा सा, और बंगाल में और बिहार में। तो ये क्षेत्र में इसका क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। तो यहाँ पर भारत में अभी इनका शासन चल रहा था। यानी दिल्ली में कौन बैठा था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, मेवाड़, ये आपके समझाने के लिए, एक्चुअल लोकेशन मत देखिए, केवल समझाने के उद्देश्य से आपको ये सब ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो मेवाड़ में किसका शासन चल रहा था? राणा सांगा का। यानी राजस्थान तरफ शासन चल रहा था राणा सांगा का, पंजाब तरफ शासन चल रहा था दौलत खां का। ठीक है, इसके स्वयं के चाचा इसके खिलाफ हो गए थे, उनका नाम था आलम खां लोदी। मध्य प्रदेश में शासन चल रहा था मेदिनी राय का, और महमूद लोदी का शासन चल रहा था उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और बंगाल और बिहार में इसका शासन चल रहा था। तो यानी कि भारत के अंदर ये सब चल रहा था। ठीक है, अब समस्या ये थी कि इब्राहिम लोदी को ना तो ये पसंद करते थे, ना तो ये पसंद करते थे, ना तो ये पसंद करते, तीनों पसंद नहीं कर रहे थे, और ये भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, कुछ आपसी मनमुटाव था। ठीक है, क्योंकि दिल्ली का शासक था, इसके महत्व तो ज्यादा था, तो राणा सांगा और ये सब पसंद नहीं करते थे। कारण कुछ भी हो सकता है, भेदभाव का कारण हो। ठीक है, शासक बनने का एक वो अलग अलग मन हो। ठीक है, यानी इसके चाचा थे, इनका भी हक बनता था। ठीक है, तो कई सारे कारण रहते। तो यहाँ पर ये तीनों ने सोचा कि किसी भी प्रकार से इब्राहिम लोदी को यहाँ से क्या किया जाए? हटाया जाए। ठीक है, इनको हटाने के बारे में ये सोच रहे थे। अब हटाना तो चाह रहे थे, लेकिन इनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि ये डायरेक्ट इससे टकरा पाए। ठीक है, क्योंकि दिल्ली का शासक था, पैसे की कमी नहीं थी, धन दौलत की कोई कमी थी, बहुत बड़ा साम्राज्य इसका था, और दूसरा सबसे दिल्ली में शासन कर रहा था, तो सेना तो बड़ी होगी ही। ठीक है, तो डायरेक्ट टकराना दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए ये एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे कि वह बाहर से कोई आए और इससे युद्ध करे, इसको हराए, और जो धन लेना था वो ले ले और वापिस चला जाए। ठीक है, अब जब ये तीनों एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे, तो ये तीनों के बीच में मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के बाद ठीक है, ये तीनों ने बोला कि किसी प्रकार से इब्राहिम लोदी को यहाँ से हटाया जाए, मारा जाए, या किसी भी प्रकार से दिल्ली की सत्ता से क्या किया जाए? हटाया जाए। उद्देश्य एक ही था तीनों का। अब होगा क्या कि जब ये तीनों ने मीटिंग की, तो दौलत खां ने बताया कि मैंने सुना है कि किसी ने भेड़ा के किले को तोड़ा है। ठीक है, दौलत खां ने कहा कि मैंने सुना है कि किसी ने भेड़ा के किले को क्या करा है? तोड़ा है। ठीक है, अब भेड़ा के किले को तोड़ना यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उस समय की बहुत बड़ी खबर हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने ठीक है, जब ये सुना कि भेड़े के किले को कोई तोड़ा है, यानी कि समझ लो वो कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्यों ना उसे बुलाया जाए और उसका सामना कराया जाए। किससे? इब्राहिम लोदी से।
ठीक है, तीनों ने मीटिंग कर ली, और जब तीनों ने मीटिंग की तो उसके बाद दौलत खां, ठीक है, दौलत खां, ऐसा बोला जाता था, दौलत खां गया था किसके पास? बाबर के पास। और याद करो कि बाबर यहां तक पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। अब बाबर को कहां घुसना था? हिंदुस्तान में, मेन हिंदुस्तान में घुसना था। लेकिन बाबर जो था वो थोड़ा से हिचकिचा रहा था, डर रहा था, क्योंकि नए क्षेत्र में अगर कभी भी प्रवेश करोगे और वो क्षेत्र आपके लिए पूरी तरीके से नया है तो थोड़ा घबराहट होती है, और थोड़ा उसके बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो थोड़ा हिचक भी होता है, ठीक है। तो ये सोच रहा था कि अगर मैं नए क्षेत्र में जाऊंगा, कहीं सब मिलकर मुझ पर आक्रमण कर दिए, कहीं सब एकजुट हो गए, ये क्षेत्र मेरे लिए नया है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा संकोच कर रहा था। तो जब यहां से स्वयं ही इनविटेशन इसके पास पहुंच गया है, यानी कि दौलत खां यहां से किसके पास चला गया? बाबर के पास चला गया, और बाबर को पूरी बात बताई, ठीक है, कि आपको अगर धन, क्योंकि ये समझ गए थे कि बाबर को धन प्राप्त करना है, तभी तो ये भेड़ा के किले को क्या किया था? लूटा था, ठीक है। तो इन्होंने लगा कि बाबर केवल धन के उद्देश्य से आ रहा है, तो ये बोला कि अगर आपने इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दिया या इसको मार दिया, ठीक है, इससे युद्ध करो, इसको हरा दो, तो किसी भी तरीके से इसको दिल्ली की गद्दी से आपको हटाना है, आपको जितना धन चाहिए हम देंगे, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक तो हो गया, ठीक है। तब बाबर सोचा ये तो बढ़िया है, स्वयं ही मेरे को बुलाने आ गए, ठीक है। तब ये दौलत खां ने बाबर को एक तरीके से इनविटेशन किया कि आप हमारे क्षेत्र में आइए, ठीक है, अगर आप यहां से आते हैं, ठीक है, आप आएंगे तो आपको लाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, ठीक है, आपको लाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी, जो भी धन दौलत या सेना की कमी होगी वो भी आपको दिया जाएगा, हर चीज की सहूलियत दिया जाएगा, बस आपको करना क्या है? इब्राहिम लोदी से युद्ध करना है। चलिए ठीक है। अब बाबर के लिए तो अच्छा था, बाबर जो था वो यहां से पंजाब वाले क्षेत्र से प्रवेश किया। अब पंजाब वाले क्षेत्र से प्रवेश किया तो लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? दौलत खां की थी, लेकिन धन वन देने की जिम्मेदारी किसकी थी? राणा सांगा की थी। इस बात को छुपाने की जिम्मेदारी किसकी थी? इसके चाचा आलम खान लोदी की थी, क्योंकि आलम खान लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी के भाई आसपास रहता था, क्योंकि इससे चाचा है तो आसपास रहता होगा। तो इस बात को छुपाने की जिम्मेदारी इसकी थी कि ये जो है बाबर आ रहा है, इसको पता इब्राहिम लोदी को अभी तत्काल में पता ना चले, ये अंदर प्रवेश कर जाए उसके बाद पता चले, ठीक है। तो यहाँ से लाने की जिम्मेदारी दौलत खां की थी। तो दौलत खां जो था वो अपनी जिम्मेदारी निभाया, ठीक है। पंजाब के रास्ते से आने में इसको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पंजाब का रास्ते में जब आ रहा था तो वहाँ का शासक कौन था? दौलत खां, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। धन वन देने का जो दायित्व था, सैनिक देने का दायित्व था, राणा सांगा ने बोला कि मैं उठा लूंगा, ठीक है। यहाँ से जब आया, ठीक है, यहाँ से जब आया, अब ऐसा तो नहीं है कि इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं चलेगा, तो इब्राहिम लोदी को पता चल गया। तो इब्राहिम लोदी ने अपनी मीटिंग बुलाई, जितने लोग उसके कैबिनेट में थे सबको बुलाया एक साथ। अब बुलाने के बाद बोला इतने कि कोई शासक जो है वो क्या भारत में प्रवेश किया है या हमारे आसपास कोई आक्रमण करने के उद्देश्य से आया है क्या, ठीक है, इसने पूछा, ठीक है। तो बताया गया कि एक शासक है जिसका नाम है बाबर, ठीक है, वो युद्ध के उद्देश्य से आपकी ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब इसको पता चला कि वो युद्ध के उद्देश्य से आ रहा है तो इब्राहिम लोदी को बहुत क्रोध आया, और इसने क्या किया, जैसे ये पंजाब वाले क्षेत्र से पार करके हरियाणा वाले क्षेत्र में आए तो इब्राहिम लोदी ने अपनी पूरी सेना क्या कर दी? खड़ा कर दी पानीपत के मैदान में। तो याद रखिएगा, पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी ने अपनी पूरी सेना क्या कर दी? खड़ा कर दी, ठीक है। अब देखिए एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अब हुआ क्या था, जब ये यहाँ से बाबर इंटर करता है पंजाब वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में इंटर करने के बाद जैसे ही बाबर जो है हरियाणा वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है, इब्राहिम लोदी ने अपनी पूरी सेना यहाँ खड़ा कर दी, पूरी सेना यहाँ खड़ा कर दी, ठीक है, पूरी सेना यहाँ बना देते हैं। इब्राहिम लोदी ने अपनी पूरी सेना यहाँ खड़ा कर दी।
ठीक है, पूरी सेना जो है इब्राहिम लोदी ने यहाँ अपनी खड़ा कर दी और बड़ी विशाल सेना खड़ा कर दी। इतनी बड़ी विशाल सेना बाबर ने कभी जन्म में नहीं देखा था। ठीक है, अपनी विशाल सेना यहाँ खड़ी कर दी, बहुत बड़ी सेना। ठीक है, अब बाबर की सेना जब यहाँ तक पहुंची, ठीक है, तब बाबर की सेना यहाँ खड़ी थी इस साइड। ये समझ लीजिएगा ये कौन सा क्षेत्र है, ये पानीपत वाला क्षेत्र। ठीक है, ठीक है। और ये कब की चर्चा चल रही है, 1526 की। ठीक है, और 1526 में ही बाबर का पहला युद्ध हुआ था। 1526 में ही बाबर का पहला युद्ध हुआ था और इसे कहा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। ठीक है, 1526 में किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच। ठीक है, कहाँ हुआ था, पानीपत कहाँ है, हरियाणा में। कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, पहला युद्ध हुआ। ठीक है, देखिए पानीपत का तो पहला युद्ध 1526 है, लेकिन बाबर का कौन सा युद्ध है पूछेगा तो ये बाबर का 5वां युद्ध है। याद रखिएगा, बाबर का कौन सा नंबर का युद्ध है, 5वां युद्ध है। ठीक है, बाबर का कौन सा युद्ध है, 5वां। अरे इसके पहले बाजौर का युद्ध, बाजौर का किला। ठीक है, देखिए इसके पहले इसने 4 युद्ध पहले ही लड़ चुके थे। ठीक है, कौन कौन सा युद्ध था, देखिए सबसे पहला क्या था, बाजौर का, अब बाजौर अभियान था। उसके बाद भेड़ा का किला था, सियालकोट था, उसके बाद पेशावर था। 4 युद्ध तो इसने पहले से ही कर चुके थे, पहले क्षेत्र को लूट चुका था। लूटने का मतलब क्या होता है, लूटने का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र में किसी ना किसी का शासक तो चल रहा होगा, उससे युद्ध करके उस क्षेत्र को लूट लिया, यानी युद्ध तो हुआ ही है। तो पहला 1519 को इन्होंने भारत में सबसे पहला क्या किया, आक्रमण किया था 1519 में। तो सबसे पहला किला, पहला क्षेत्र क्या था, बाजौर, उसके बाद भेड़ा, उसके बाद सियालकोट, उसके बाद पेशावर। ठीक है, 4 युद्ध इन्होंने लड़े। 5वां युद्ध कौन सा होगा, 5वां युद्ध होगा पानीपत। अब पानीपत का जब इन्होंने युद्ध लड़ा, 5वां युद्ध, ठीक है, जो पानीपत का तो पहला युद्ध था, लेकिन बाबर का 5वां युद्ध था। तो जब ये आसपास की सेनाएं इसकी खड़ी हो गई, तो बाबर ने अपने 20 से 2 लोगों को भेजा कि देख के आओ यार कि कितनी बड़ी सेना रखा है, आखिर थोड़ा मुआयना तो करके आओ, देख के आओ, स्थिति तो देख के आओ। तो जब बाबर के कुछ सैनिक देखने गए तो इतनी बड़ी सेना वो कभी जीवन में नहीं देखे थे, इतने हाथी, इतने घोड़े। ठीक है, और जब ये 2 सैनिक, जो जितने भी सैनिक भेजा था देखने के लिए, ये जब रिटर्न आए तब बाबर से इन्होंने बताया कि इतने सैनिक, इतनी बड़ी सेना हमने जीवन में नहीं देखी है, तो इसीलिए ऐसा करते हैं कि हम लौट चलते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने घोड़े और हाथी भी छोड़ दिए हमारे ऊपर तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से, बादशाह जी हम लोग यहाँ से वापस चलते। यानी बाबर को इन्होंने सलाह दिया कि इतनी बड़ी सेना से हम क्या कर नहीं लड़ सकते। अब बाबर तो ये सोच लिया कि इतनी बड़ी सेना से लड़ना तो असंभव हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी सेना, इतने घोड़े, हाथी, इतने प्रकार के हथियार सब कुछ थे। लेकिन बाबर जो था वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। अब बाबर ने सोचा कि कुछ ना कुछ नई रणनीति निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसके 2 जो है तोप संचालक थे, तोप चलाने वाले थे। उनका नाम था मुस्तफा खान, और दूसरा का नाम था उस्ताद अली। 2 फेमस इसके था तोप चलाने वाले, यानी कि तोप संचालक थे। क्या थे, तोप संचालक। ठीक है, और इनका निशाना बहुत ही ज्यादा सटीक था। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्या था, सटीक था। अब हुआ क्या, देखो जब बाबर ने सोचा कि इस क्षेत्र में पहले कभी बारूद और तोप का प्रयोग हुआ ही नहीं है, ना बारूद का प्रयोग हुआ है ना तोप का प्रयोग हुआ है, तो जब बारूद और तोप का इस क्षेत्र में कभी प्रयोग नहीं हुआ है तो ना इसके घोड़े ने तोप की आवाजें सुनी है, ना बारूद की आवाज सुनी है, ना हाथियों ने सुनी है, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अब देखो
फिर बाबर ने क्या किया, बाबर ने यहां से तोप चलाना चालू कर दिया, ठीक है, और बारूद का विस्फोट किया। तो इतने तोप चलाए, इतने बारूद के विस्फोट किए, और वो विस्फोट और तोप चलाने का जो दायित्व था वो ये दोनों के ऊपर था। ये कहाँ पर तोप चलाते थे, हाथियों के पैर के पास, घोड़ों के पैर के पास। तो जिससे जैसे तोप चलते थे तो घोड़े हाथियों ने पहले तो तोप की आवाजें सुनी नहीं थी, ठीक है, तो वो डर गए, और जब वो डर गए तो वो भगदड़ मच गई, और जब वो भगदड़ मच गई तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल था। तो इन्हीं के घोड़ों, इन्हीं के हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचलना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ठीक है। और ये लगातार विस्फोट होते रहे। और याद रखिएगा, इस युद्ध में इन्होंने 2 टेक्निक का प्रयोग किया था। पहला टेक्निक जो था वो तुगलमा नीति, तुगलमा नीति, ठीक है, तुगलमा नीति। और दूसरी है उस्मानी पद्धति, उस्मानी पद्धति, या इसको बोलते हैं रूमी पद्धति, रूमी पद्धति, ठीक है। ये दोनों क्या है मैं आपको बता देता हूं। उस तुगलमा नीति एक ऐसी नीति होती है, ठीक है, ये उज्बेक शासकों से इसने सीखी थी। तुगलमा नीति एक ऐसी नीति होती है जिसमें अपने दुश्मन जो सेना है उसको चारों तरफ से घेरने की नीति, यानी कि जो दुश्मन सेना है उसको चारों तरफ से घेर लोगे तो वो नीति कहलाती है आपकी तुगलमा नीति। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ सैनिक लड़ रहे हैं, ये सैनिक है और ये भी सैनिक है, ठीक है, ये सैनिक है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अचानक से आपने कुछ जो सैनिक है वो इधर छुपा के रखे हैं, ठीक है, कुछ सैनिक इधर छुपा के रखे हैं, ठीक है। और जब ये युद्ध में चल रहे हैं, सैनिक लड़ रहे हैं, सॉरी, ठीक है, तो यहां से अचानक ये सैनिक अटैक कर देते हैं, यहां से ये सैनिक अटैक कर देते हैं। तो दुश्मन के सैनिकों को चारों तरफ से घेरने की जो पद्धति है और नीति है उसे कहते हैं तुगलमा नीति। उसे क्या कहते हैं, तुगलमा नीति, ठीक है। और तोप चलाने की जो पद्धति है उसे कहते हैं, तोप चलाने की जो पद्धति है उसे कहते हैं उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति। तोप चलाने की जो पद्धति उसे कहते हैं उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति। याद रहेगा, उस्मानी पद्धति या रूमी पद्धति, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या कि लगातार यहां से बम विस्फोट हो रहे थे, और लगातार जब बम विस्फोट हो रहे थे तो यहाँ के जो, ठीक है, जो घोड़े और हाथी थे उनमें भगदड़ मच गई, और ये भगदड़ से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस पैदा हो गया। अब डिस्टरबेंस पैदा हो गया तो एक बड़े हाथी में कौन बैठा था, इब्राहिम लोदी। एक बड़े हाथी में कौन बैठा था, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी एक बड़े हाथी में बैठा था, ठीक है। और उसी के बड़े हाथियों, जो बड़े हाथी में इब्राहिम लोदी बैठा था, उसी के आसपास इतना अधिक मात्रा में बारूद उन्होंने रख दिया और इतना भयानक विस्फोट हुआ कि हाथी जो है वो पलट गया, और इब्राहिम लोदी इतनी ऊंचाई से गिरा तो उसके सर में चोट लग गई उसके, ठीक है। और जैसे ही वो ऊपर से नीचे गिरा, यही बाबर चाहता था, क्योंकि बाबर के पास ना तो बड़े हाथी थे और ना तो ऐसी कोई टेक्निक थी जिससे उसको नीचे गिराया जा सके। लेकिन उसने जैसे ही बारूद का प्रयोग किया, ठीक है, बारूद का प्रयोग करने के बाद अचानक विस्फोट के कारण हाथी जो है वो थोड़ा घबरा गए, और हाथी जो है घबराने के बाद उनका मूवमेंट इधर उधर हुआ, और जिसके कारण इब्राहिम लोदी ऊपर से नीचे गिर गया, और इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसको चोट लग गई, और चोट जब लग गई, घायल हो गया। तो उसी घायल अवस्था में बाबर ने क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी। यानी बाबर ने पहला युद्ध जो है वो अपनी चतुराई से और ये दोनों पद्धति की मदद से जीत गया, ये दोनों की पद्धति की मदद से वो जीत गया। तो याद रखिएगा, तुगलमा नीति और उस्मानी पद्धति, ठीक है, उस्मानी पद्धति। तुगलमा नीति जो होती है वो शत्रुओं को घेरने की नीति होती है, और उस्मानी जो पद्धति होती है वो तोप चलाने की पद्धति होती है। याद रहेगा, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले बाबर ने तोप का प्रयोग कहाँ किया था, तो याद रखिएगा बेरा का किला में। बेरा का जो किला था उसमें सबसे पहले इसने किसका प्रयोग किया था, तोप और बारूद का प्रयोग किया था। याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या होता है, यहाँ तो पहले जीत लिया। अब जीतने के बाद
ठीक है, इसको दिल्ली का रास्ता इसके लिए क्या हो गया, साफ हो गया। तो दिल्ली में अब कौन बैठ गया, बाबर। दिल्ली में कौन बैठ गया, बाबर। ठीक है, बाबर दिल्ली में बैठ गया। अब जब बाबर दिल्ली में बैठ गया, अब क्या करना था इसको, ठीक है, बाबर दिल्ली में बैठ गया। अब दिल्ली में जैसे ही बाबर ने इंटर किया, इतना बड़ा राजमहल देखकर उसकी आंखें की फटी रह गई। इतना बड़ा राजमहल देखा, इतना धन संपदा, कोई चीज की कमी नहीं थी। वो जहां से आया था वहां पहाड़ी एरिया था, तो मैदानी एरिया वो ज्यादा देखा नहीं था। तो इतना बढ़िया मैदान, इतने पेड़ पौधे बगीचे देखकर उसका जाने का जो पहले व्यवस्था था ना कि ये जीतेगा, धन लेगा और चला जाएगा, तो उसका अब धीरे धीरे मन जो है वो थोड़ा डगमगाने लगा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, मन जो होता है उसका डगमगाने लगा। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक है, मन डगमगाने लगा और उसने क्या बोला कि मैं यहां रहना चाहता हूं, ये इच्छा प्रकट की उसने इस युद्ध के बाद एक वाक्य कहा था कि मैं यहां रहना चाहता हूं। उसने केवल इच्छा प्रकट की। अब हुआ क्या कि जब बाबर जो है वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है, अब दिल्ली पर कब्जा करने के बाद इसके पास धन भी आ गया, बहुत सारा धन। लेकिन इतना धन प्राप्त करने के बाद इसने काबुल के लोगों को भूला नहीं है, क्योंकि काबुल के लोगों ने इसकी बहुत मदद की थी। जब ये काबुल पर अधिकार किया था तो काबुल के लोगों से इसका एक दिल का नाता बन गया था। ठीक है, तो काबुल के लोगों को ये भूला नहीं था। इसीलिए जीतने के बाद काबुल के लोगों के एक एक परिवार को इसने सोने और चांदी के सिक्के दान किए थे, और इस दान के कारण इसको उपाधि दी गई थी कलंदर की। तो याद रखिएगा, कलंदर की जो उपाधि इसको दी गई थी वो प्रथम युद्ध में जो जीता, यानी पानीपत के पहले युद्ध में जीता। ठीक है, इतना अपार मात्रा में इसको धन प्राप्त हुआ। इसने क्या किया, काबुल के हर एक परिवार को चांदी और सोने के सिक्के क्या किया, दान किया। इसीलिए इसको कौन सी उपाधि दी गई थी, इसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। इसको कौन सी उपाधि दी गई, कलंदर की। कलंदर यानी दानशील, दानदाता। ठीक है, जो दानी होता है उसे कलंदर कहा जाता है। ठीक है, उपाधि दी गई। अब हुआ क्या कि ये तो हो गया भैया यहाँ तक। ठीक है, अब बाबर को क्या है, मन नहीं कर रहा है जाने का यहाँ से। ठीक है, अब टेंशन किसका बढ़ा, यहाँ पर शासन चल रहा था राणा सांगा का। तो राणा सांगा का शासन मेवाड़ में चल रहा था, यानी राजस्थान वाले एरिया में। यहाँ पर शासन चल रहा था आपका पंजाब वाले एरिया में किसका, दौलत खां। ठीक है, यहां पर चल रहा था। ठीक है, इसके स्वयं के जो चाचा थे उनका नाम क्या था, आलम खां लोधी। ठीक है, यहां पर शासन चल रहा था महमूद लोधी। ठीक है, और नीचे जो शासन चल रहा था मध्य प्रदेश में, उनका नाम क्या था, मेदिनी राय। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, जब ये जाने से आनाकानी करने लगा, ठीक है, तो ये तीनों ने फिर मीटिंग की। ठीक है, ये बोला कि ये तो गलत बात है भाई, आपने वादा किया था कि आप धन लेके चले जाओगे, लेकिन आप बोल रहे हो कि मेरी इच्छा है कि मैं यहीं रहूं, तो ये तो गलत है। ठीक है, अब उसके बाद जो था कि बाबर जब जाने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था, इसको बहुत बोला गया कि आप धन ज्यादा ले लीजिए, लेकिन आप दिल्ली की गद्दी पर मत बैठिए, आप जाइए जहां से आए हैं। ठीक है, तो इसने जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जब जाने से मना कर दिया तो इनके पास कोई विकल्प नहीं था। और ये चीज को सुना तो राणा सांगा को बहुत क्रोध आया, क्योंकि राणा सांगा चाहता था कि दिल्ली की सत्ता में ये विराजमान हो जाए। ठीक है, सबको दिल्ली की गद्दी चाहिए। ठीक है, तो राणा सांगा ने सोचा कि बाहर से आकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। बाहर से आकर कहाँ बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो भैया कोई कितने साल से, जैसे किसी भी क्षेत्र में देख लो कि बहुत दिन से अगर कोई काम कर रहा है, ठीक है, और वो चाह रहा है कि मैं ऊंचे स्तर में बैठूं,
ठीक है, जैसे कर्मचारी होते हैं, काम करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें प्रमोशन मिलेगा तो हम ऊंचे चेयर में बैठेंगे, यानी हेड ऑफिस पहुंचेंगे, यानी कि हमारा प्रमोशन होगा, हम ऊंचे जगह पे जाएंगे। लेकिन कोई बाहर से आए और नौसिखिया आए और उसको बैठा दे तो भैया नीचे वाले को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, चाहे वो राजनीति में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, तो यही होना था कि बाबर आके दिल्ली की गद्दी में बैठ गया और इनको लाने का काम किन्होंने किया था? इन्होंने ही किया था, इन्होंने ही किया था। तो समस्या ये थी कि अब बाबर को हटाना था, लेकिन बाबर के ऊपर ये प्रेशर भी नहीं डाल सकते थे क्योंकि ये देख लिए थे इब्राहिम लोदी का क्या हाल किया था, तो डर भी लग रहा था इन लोगों को। ठीक है, तो डर में कौन जी रहा था? दौलत खां और आलम खां, क्योंकि ये दोनों समझाने के लिए बाबर को गए थे, लेकिन बाबर मानने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है, अब समस्या हो गई कि अब इनके पास क्या हुआ? अब कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो राणा सांगा ने क्या किया? ठीक है, राणा सांगा ने अब युद्ध का ऐलान कर दिया। राणा सांगा ने युद्ध का क्या किया? ऐलान कर दिया। तब दूसरा युद्ध लड़ा गया था जिसे कहा जाता है खानवा का युद्ध। दूसरा युद्ध क्या था? 1527 में जो युद्ध लड़ा गया था उसे कहते हैं खानवा का युद्ध। तो 1527 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया था जिसे कहते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, ठीक है, खानवा का युद्ध। तो दूसरा युद्ध कौन सा था? खानवा का युद्ध। मेन जो है वो आपको यही 4 युद्ध याद रखना है, यही 4 युद्ध याद रखना। 1526, 1527, ठीक है, 1526, 27, 28, 29, 4 युद्धों को आपकी याद रखना है। लेकिन उसके पहले भी इसने भारत में प्रवेश 1519 में किया था, जिसमें सबसे पहला बाजौर, भेड़ा, सियालकोट और पेशावर। तो ये भी चारों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो खानवा का युद्ध हुआ। खानवा कहाँ है? ये आगरा के पास है, आगरा यूपी। ठीक है, आगरा यूपी इसके पास है। ठीक है, तो ये युद्ध हुआ। तो जब खानवा का युद्ध होना था तो खानवा के युद्ध के लिए तो राणा सांगा और उसके राजपूती जो सेना थी, राजपूत के जो सैनिक थे, वो सब तैयार थे। ठीक है, अब युद्ध तो होना था। ठीक है, लेकिन समस्या ये थी कि बाबर की सेना तैयार नहीं थी। बाबर की सेना तैयार नहीं थी। बाबर की सेना जो थी वो युद्ध करते करते क्या हो गई थी? थक गई थी। युद्ध करते करते थक गई थी। तो बाबर की सेना तैयार नहीं थी। अब बाबर जानता था कि अगर इस युद्ध में हारे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, दिल्ली का पूरा साम्राज्य हाथ से चला जाएगा, और ये नहीं चाहता था कि मैं दिल्ली को छोड़ूं। ठीक है, दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वापिस अगर गए तो वहाँ ना धन है ना कुछ है। ठीक है, कब तक सरवाइव करेंगे, और इतनी विशाल सेना लेकर सरवाइव कर पाना भी मुश्किल था। तो इसने सोचा कि दिल्ली की जो गद्दी है, यानी कि दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है, किसी भी हाल में इसको छोड़ना नहीं है। लेकिन इसकी जो सैनिक थे वो युद्ध करने से मना कर दिए थे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था। ठीक है, इसे पानीपत का पहला युद्ध कहा जा रहा है। ठीक है, अब पानीपत का जो पहला युद्ध था उसमें चोटें तो सबको लगी थी, तो वो चाहते थे कि हम आराम करें, युद्ध ना करें। तो ये युद्ध करने के लिए बाबर की सेना राजी नहीं थी। ठीक है, बाबर ये सोच रहा था कि अगर सेना राजी नहीं हुई तो युद्ध होगा नहीं, और युद्ध होगा नहीं तो यहाँ से जाना पड़ेगा, और यहाँ से जाना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो किसी भी हाल में ये जाना नहीं चाहता था। तब बाबर ने जिहाद का नारा लगाया। बाबर ने किसका नारा लगाया? जिहाद का। एक धार्मिक नारा है जिहाद का। ठीक है, जिहाद का नारा लगाया। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जिहाद का तो नारा लगाया, और उसके बाद इन्होंने धर्म से संबंधित उपदेश दिए। धर्म से संबंधित कुछ उपदेश दिए। ठीक है, उपदेश दिए, और जब धर्म के संबंधित इन्होंने उपदेश दिए तो इनको क्या उपाधि दी गई? गाजी की उपाधि दी गई। गाजी का मतलब हो जाए जो धर्म के बारे में जानकारी रखता है और धर्म के बारे में उपदेश देता है, उसे गाजी कहा जाता था। ठीक है, अब गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, बाबर ने उसके पहले 2 चीज कहा था। मैं तुम्हारा तमगा टैक्स माफ कर दूंगा। तमगा टैक्स, तमगा टैक्स, तमगा टैक्स सैनिकों को देना पड़ता था। तमगा टैक्स किसको देना पड़ता था? सैनिकों को। तो इसने क्या कहा बाबर ने? मैं तुम सबका तमगा टैक्स माफ कर दूंगा, कोई आपको पैसे देने की या धन देने की आवश्यकता नहीं। तमगा टैक्स तुम्हारे लिए, सबके लिए माफ कर दूंगा, और मैं शराब पीने पर भी पाबंदी लगाता हूं। शराब पीने पर भी पाबंदी लगा दूंगा, यानी कि जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाएगा कोई शराब नहीं पिएगा। शराब पीने पर भी पाबंदी, पीने
पर पाबंदी लगा दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये दोनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बोला तमगा टैक्स जो रहेगा, जो आपसे मैं टैक्स लेता हूं सैनिकों से, वो मैं खत्म कर दूंगा, आपको उतना ही पैसा मिलेगा, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो तमगा टैक्स माफ कर दिया इसने। दूसरा बोला कि जब तक युद्ध हम लोग नहीं जीत जाते हैं, कोई शराब का सेवन नहीं करेगा, यहाँ तक कि मैं भी शराब नहीं पीऊंगा, तो शराब पर पाबंदी लगा दी। दोनों तो काम कर दिया, लेकिन इसके सैनिक फिर भी तैयार नहीं हुए। तब इसने सोचा कि धर्म, देखिए जब कोई भी रास्ता नहीं निकलता तो धर्म के प्रति अगर किसी को उपदेश दिया जाए तो वो धर्म के प्रति उपदेश के कारण उसका मन जो होता है वो धर्म के प्रति काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसने क्या किया, जिहाद का नारा लगाया और धार्मिक उपदेश देना चालू किया। ठीक है, और उसको क्या उपाधि दी गई, गाजी की उपाधि। इसने बोला क्या तुमको अच्छा लगेगा क्या कि काफिर, काफिर यानी कि जिसको अपना शत्रु मानते हैं उसे काफिर कहते हैं। ठीक है, काफिर और दूसरे धर्म के लोग आपको यहाँ से हरा के भेज देंगे, तो दूसरे धर्म के लोग से आप हारोगे तो जाके काबुल में क्या जवाब देंगे, फरगना में क्या जवाब दोगे, समरकंद में क्या जवाब दोगे, वहाँ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कि हमको ऐसे लोगों ने हरा दिया, ऐसे ऐसे, मतलब इस प्रकार से कई लंबा धर्म का उपदेश दिया। ठीक है, तो जब ये बातें उन्होंने सुनी, ठीक है, तो उनके मन में ये लगा कि हाँ अगर हम हार के जाएंगे तो हमारे बारे में वहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि हम काफिरों से हार कर आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जब उन्होंने बातें सुनी तो उनके मन में जोश आ गया। और याद रखिएगा एक चीज मैं आपको बताऊं, जिसके पास ऑप्शन रहता है, याद रखिएगा जिसके पास ऑप्शन रहता है, याद रखिएगा जिसके पास विकल्प रहता है, ठीक है, विकल्प जिसके पास रहता है वो अपनी पूरी मेहनत से कोशिश नहीं करता। देखिए राणा सांगा के जो सैनिक थे, राणा सांगा के जो सैनिक थे, ठीक है, वो ये जानते थे, राणा सांगा के सैनिक ये जानते थे कि अगर हम हार गए तो हमारे पास तो मेवाड़ तो पहले से ही मौजूद है, मेवाड़ जो राजस्थान में है वो तो पहले से ही मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अगर हम हार गए तो, लेकिन ठीक है अगर हम हार गए यानी कि इनके पास ऑप्शन के रूप में क्या था, पहले का जो इनका राज्य था। ठीक है, अगर हम दिल्ली जीत गए तो ठीक है, बढ़िया, ठीक है, अगर नहीं जीते तो हमारे पास मेवाड़ तो नहीं है, क्योंकि इनके पास क्या था, विकल्प, ऑप्शन था। लेकिन बाबर की सेना के पास कोई विकल्प नहीं था, इनको किसी भी हाल में जीतना ही जीतना है। जब किसी के पास विकल्प नहीं रहता वही 100% क्या करता है, अपनी पूरी कोशिश करता है, और जिसके पास विकल्प रहता है वो कभी भी 100% कोशिश नहीं करता। इसके सैनिकों ने अपनी पूरी जी जान लगाकर इन्होंने क्या किया, अटैक किया। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में। ठीक है, कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में पूरी जी जान लगा कि इन्होंने क्या किया, अटैक किया। तो जब पूरे जी जान लगा कि इन्होंने अटैक किया, और अटैक कब किया था, 1527 में। ठीक है, 1527 में अटैक किया। तो जब पूरी जी जान लगा कि इन्होंने अटैक किया और इधर से भी अटैक हुआ, लेकिन समस्या क्या थी कि बाबर के पास तोप थे, उसके पास बारूद थे। ठीक है, तो ये भी प्लस पॉइंट था। और दूसरा चीज तो ये भी था कि धर्म के मामले में इसने इतना उपदेश दिया था कि ये सोच लिए थे किसी भी हाल में ये युद्ध को क्या करना है, जीतना है। ठीक है, और इसके पास पद्धतियां भी थी, जैसे उस्मानी पद्धति थी, ठीक है, तुगलमा नीति थी। तो ये सब के कारण इसने दूसरे युद्ध पर भी क्या ले ली, विजय प्राप्त कर ली। दूसरे युद्ध पे क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली। और समस्या क्या थी, दूसरे युद्ध में जब बाबर ने विजय प्राप्त कर ली तो एक चीज आप याद रखिएगा कि बाबर के साथ दौलत खां भी गए थे, ठीक है, इसके चाचा आलम खां भी गए थे, और मेदिनी राय, ये तीनों इस युद्ध में किसका साथ दिए थे, राणा सांगा का साथ दिए थे। तीनों युद्ध में राणा सांगा का क्या दिए थे, साथ दिए थे। तो मेदिनी राय, राणा सांगा, दौलत खां, आलम खां, ये सब लोगों ने साथ दिया था। ये सब लोगों ने साथ दिया था किसको मारने के लिए, बाबर को।
हराने के लिए। लेकिन बाबर के कुशल नेतृत्व और उसके सैनिकों की पूरी जोरदार प्रयास से उन्होंने इस युद्ध को क्या कर दिया, विफल कर दिया। तो दूसरा जो युद्ध था, खानवा का जो युद्ध था, उसको भी किसने जीत लिया, बाबर ने जीत लिया। और खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने ऐलान कर दिया कि अब मैं दिल्ली में ही रहूंगा। ये डिसीजन था। और पहले उसने क्या कहा था, मैं दिल्ली में रहना चाहता हूं, ये केवल उसका एक ख्याल था। वो क्या था, एक तरीके से मैं दिल्ली में रहना चाहता हूं, अपनी इच्छा जाहिर की थी। लेकिन बाद में उसने क्या डिसीजन दिया। तो खानवा के युद्ध के बाद ही इसको एक्चुअल में दिल्ली की सत्ता प्राप्त हुई थी। ठीक है, दिल्ली की सत्ता कब प्राप्त हुई, खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो खानवा के युद्ध में कौन हार गया, राणा सांगा हार गया। खानवा का युद्ध खत्म। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद अब राणा सांगा तो खत्म हो गया, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर पूरी तरीके से बैठ गए कौन, बाबर। ठीक है, अब बाबर को कोई टेंशन नहीं थी। ठीक है, बाबर को कोई टेंशन नहीं थी। अब आगे क्या हुआ, 1527 के बाद होता है 1528। ठीक है, 1528 में एक युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है आपका चंदेरी का युद्ध। किसे बोलते हैं, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, देखिए चंदेरी का जो युद्ध था, ठीक है, चंदेरी कहां पास है, ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश। एक्चुअल में ये जो युद्ध हुआ था वो बाबर वर्सेस मेदिनी राय था, मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय से बाबर ने युद्ध इसलिए किया था क्योंकि मेदिनी राय ने किसका साथ दिया था, राणा सांगा का। इसने कहा था मेदिनी राय से कि आप राणा सांगा का साथ मत दीजिएगा, लेकिन मेदिनी राय ने बाबर की बात नहीं मानी थी। इसने किसका साथ दिया, राणा सांगा का। अब मेदिनी राय डायरेक्ट तो राणा सांगा से जीत नहीं सकता था, डायरेक्ट नहीं जीत सकता था, इसीलिए इसने क्या किया, मेदिनी राय को सैनिकों की जरूरत थी। ठीक है, तब इसने क्या किया, ये गया कहां पास, मेवाड़ राजस्थान। ठीक है, मेवाड़ राजस्थान गया। वहां राजस्थान जाने के बाद वहां के राजपूतों सैनिकों को यह बोला कि मैं बाबर से युद्ध करने जा रहा हूं, क्या आप लोग मेरी मदद नहीं करोगे। वही बाबर है जिसने आपके शासक राणा सांगा को मारा है, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे। तो यहाँ के जो राजपूत सैनिक थे, याद रखिएगा राजपूत सैनिक थे, उन्होंने कहा हम आपकी मदद जरूर करेंगे। और राजपूत जो सैनिक थे वो किसकी मदद के लिए आ गए, मेदिनी राय के। तो मेदिनी राय की सेना बढ़ गई। ठीक है, और ये सोचा कि ये बाबर ने नहीं सोचा था कि राजपूत सैनिक इसकी मदद करेंगे। ठीक है, तब बाबर को थोड़ा सा टेंशन हो गया कि राजपूत सैनिक इसकी मदद करने के लिए बड़ी संख्या में आ गए। लेकिन याद रखिएगा मेदिनी राय जो है इतना कुशल नेतृत्व वाला शासक नहीं था। ठीक है, इतना बड़ा शासक नहीं था, कुशल नेतृत्व वाला। और याद रखिएगा बड़ी संख्या में, याद यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में कौन आ गया, राजपूत सैनिक आ गए। और राजपूत सैनिक किसके अंतर्गत लड़ाई करने के लिए आ गए, मेदिनी राय। मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो सेना तो मेदिनी राय के पास बहुत अधिक मात्रा में हो गई थी क्योंकि राजपूत आ गए थे, लेकिन कुशल नेतृत्व ना रहने के कारण, मेदिनी राय की उतनी कुशल नेतृत्व क्षमता ना रहने के कारण ये युद्ध को बाबर ने जीत लिया। अब ये युद्ध को बाबर जब जीत लिया तो बाबर जीतने के बाद बाबर ने मेदिनी राय को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया, मेदिनी राय को खत्म कर दिया। और बोला जाता है इस युद्ध में मेदिनी राय तो पराजित हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में, याद रखना, बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक मारे गए थे। बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक मारे गए थे, बड़ी संख्या में मारे गए थे। ठीक है, तो राजपूत सैनिक बड़ी संख्या में इसमें मारे गए थे। और कारण क्या था, कुशल नेतृत्व क्षमता ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ये युद्ध बाबर जीत रहा, देखिए लगातार बाबर युद्ध जीत रहा है। खानवा का युद्ध जब बाबर ने जीता तो इसके जो सैनिक हैं, ठीक है, ये पूरी तरीके से ये मनोबल जाग गया था कि अब हम कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। लगातार युद्ध जीत रहे थे। ठीक है, अब देखो
पूरा ये मध्य प्रदेश वाला एरिया जो था ये किसके अंतर्गत आ गया, अब बाबर के अंतर्गत आ गया। यानी बाबर का क्षेत्र का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। बाबर ने राजस्थान वाला एरिया भी जीत लिया, बाबर ने पंजाब वाला एरिया भी जीत लिया, ठीक है। अब राजस्थान ये पूरा एरिया जो है वो बाबर का एकाधिकार हो गया, यानी बाबर का लगातार साम्राज्य क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन बाबर एक चीज उसके मन में कसक ये थी कि वो जानता था कि महमूद लोदी अभी क्या है, जिंदा है। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा का लड़का है, यानी उसका भाई ही समझ लीजिए। और महमूद लोदी ये जानता था, महमूद लोदी भविष्य में बदला ले सकता है, यही कसक बाबर के दिमाग में थी। तब बाबर ने सोचा कि मैंने इब्राहिम लोदी को मारा है, कहीं भविष्य में मेरे ना रहने पर मेरे बच्चों पर, ठीक है, जो उसके आने वाली संतान, जो आने वाली पीढ़ी पर मेरे ना रहने के बाद ये महमूद लोदी और अफगान जो, क्योंकि इब्राहिम लोदी क्या था, अफगानी था, ठीक है, अफगान वंश का कोई शासक किसी क्षेत्र में होगा और मेरे ना रहने पर, ठीक है, मेरे जो अगला वाला जो संतान आएगा, जैसे हुमायूं आया, इसके बाद हुमायूं आएगा, तो हुमायूं पर अटैक कर दिया और हुमायूं हार गया और इसने हुमायूं को मार डाला या उसका वध कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सोचा कि पूरे अफगान वंश के शासकों को एक साथ में मिटा दूं, यानी कि जो उसमें का सबसे बड़ा शासक है उसको किसी भी तरीके से मैं क्या कर दूं, खत्म कर दूं, तो भविष्य में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है, जो भी मेरा वंश आएगा उसके लिए दिक्कत ना रहे। इसीलिए चौथा जो युद्ध इसने किया था, लगातार वाला चौथा ना, यानी अगर क्रम से बोलेंगे तो ये 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां है और ये क्या था, 8वां। तो 1529 में, याद रखिएगा 1529 में इसने घाघरा का युद्ध किया था, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ये जो घाघरा का युद्ध था, घाघरा कहाँ है, बेसिकली ये गोरखपुर के पास उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर यूपी में जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी है, उसी के पास ये क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। तो युद्ध हुआ था, तो ये यहाँ पर, ठीक है, ये युद्ध बेसिकली किसके किसके बीच हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था आपका बाबर वर्सेस अफगानी सेना, अफगानी सेना। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, महमूद लोदी इसका क्या कर रहा था, नेतृत्व कर। अब हुआ क्या कि बाबर ने ये ठान लिया था किसी भी तरीके के अफगान, जितने भी अफगानी शासक हैं उसको खत्म करना जरूरी है, उसको खत्म करना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो इसने क्या किया था, अफगानी शासकों पर अटैक करना चालू किया। तो उस समय का सबसे बड़ा अफगान शासक जो था वो था महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी ने क्या किया, जब इसको पता चला कि बाबर अटैक करेगा, ठीक है, और ये भी अटैक करना चाहता था क्योंकि इसके भाई की हत्या की थी, ठीक है, अब इसके भाई की हत्या की थी, ये भी बदला लेना चाहता था, तो दोनों बदला के मतलब ये बदला लेना चाहता था और ये इसलिए मारना चाहता था कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो महमूद लोदी ने आसपास में जितने भी अफगानी सेना थी सबको इकट्ठा किया, ठीक है। महमूद लोदी का जो क्षेत्र था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, ठीक है, बंगाल था, बिहार था, ठीक है। तो इतने बड़े एरिया में इसका वर्चस्व था। इसने अफगान की जितनी भी सेनाएं थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी के साथ जब युद्ध हुआ था तो कुछ सेना इधर उधर हट गई थी, तो सारी सेनाओं को इकट्ठा किया और सेना बड़ी अपार मात्रा में आ गई इसके पास। और फिर किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, महमूद लोदी और बाबर के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। महमूद लोदी अपनी सारी सेनाओं को इकट्ठा किया, जितनी अफगानी सेना है सबको बोला कि हमारे शासक इब्राहिम लोदी को इसने मारा है, हमारे वंश के सबसे बड़े शासक को मारा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो इसीलिए बदले की भावना को जगाया सब सैनिकों में इन्होंने, और या तो जिएंगे या तो मरेंगे लेकिन बदला लेके रहेंगे। तो अफगानी सेना इकट्ठा हुई, और अफगानी सेना जब इकट्ठा हुई तो इसका नेतृत्व किसने किया था, महमूद लोदी ने। और महमूद लोदी ने एक सेना को इकट्ठा करने के बाद इसने बाबर से क्या किया,
युद्ध किया, बाबर से युद्ध किया। लेकिन बाबर जो था लगातार युद्ध करने के कारण इसके सैनिकों को युद्ध करने की जो प्रैक्टिस है, यानी कि युद्ध करने का जो तजुर्बा है, वो कहीं ज़्यादा हो गया था, क्योंकि बहुत सारे युद्ध इन्होंने लगातार कर रहे थे। तो एक तो एक्सपीरियंस भरपूर था, ऊपर से बाबर जो था वो लगातार युद्ध करने के कारण उसके पास भी युद्ध करने की नई नई टेक्निक, युद्ध करने का तरीका और तजुर्बा लगातार बढ़ गया था। तो वो अब नहीं डर रहा था। तो दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो बाबर ने क्या किया था, महमूद लोदी की क्या कर दी, हत्या कर दी। महमूद लोदी की क्या कर दी, हत्या कर दी। यानी कि बाबर ने अफगानी सेनाओं के जो मेन जो हेड था उस समय, महमूद लोदी है, उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद कौन सा युद्ध को जीत लिया, घाघरा का युद्ध को जीत लिया। यानी कहने का मतलब है कि बाबर और अफगानी सेनाओं के बीच युद्ध हुआ, लेकिन बाबर का एक्सपीरियंस और युद्ध करने का जो तरीका था वो इन पे भारी पड़ गया, और लास्ट युद्ध जो था वो बाबर ने जीत लिया। लगातार युद्ध जीते। पहला पानीपत का पहला युद्ध जीता, किसके किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था पहला युद्ध। ठीक है, 1526 वाला, क्योंकि यही मेन युद्ध है जिसके बारे में आपको याद रखना है। तो पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी बाबर के बीच हुआ, जिसमें कौन जीता, बाबर जीता। ठीक है, ये पहला युद्ध था जिसने दिल्ली तक इसको पहुंचा दिया। दिल्ली तक क्या किया, पहुंचा दिया। ठीक है, अब दिल्ली तक पहुंचाया। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। ये बड़ा भयानक युद्ध था, जिसमें राणा सांगा और उसके सैनिक जो है वो पराजित हो गए थे। ठीक है, और पराजित होने के बाद खानवा का युद्ध जो जीता, उसके बाद दिल्ली पर पूरी तरीके से इसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद ये हुआ था 1528 में, जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाबर और मेदिनी राय से इसने इसलिए युद्ध किया था क्योंकि मेदिनी राय ने किसका साथ दिया था, राणा सांगा का। ठीक है, और मेदिनी राय ने जब युद्ध किया था किससे मदद मांगी थी, राजपूत सैनिकों से मदद मांगी थी। बहुत सारे राजपूत सैनिक मारे गए थे। क्यों, क्योंकि नेतृत्व क्षमता मेदिनी राय की उतनी परिपक्व नहीं थी। ठीक है, उसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध का है, घाघरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, घाघरा नदी के किनारे युद्ध हुआ था। इसमें बाबर वर्सेस अफगानी सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्व कर रहा था इब्राहिम लोदी का भाई, क्या नाम है, महमूद लोदी युद्ध कर रहा था। भविष्य में कोई दिक्कत ना हो इसलिए बाबर इसको मारना चाहता था, और ये इस युद्ध में बाबर क्या हुआ, विजयी हुआ। तो ये जो मेन जो 4 युद्ध हैं, इसमें लगातार बाबर क्या हुआ, विजयी हुआ। ठीक है, याद रहेगा, बाबर लगातार विजयी हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, जैसे ही 1529 में युद्ध के बाद 1530 डेट आता है, तो 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। देखिए, बाबर की जो मृत्यु हुई उसमें कई सारे चीज बताए जाते हैं कि बाबर को स्टार्टिंग में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आराम बाग में दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में। ठीक है, आगरा के आराम बाग में इसको क्या किया, दफनाया गया था। ठीक है, ये आगरा का जो आराम बाग है इसी ने बनवाया था। ठीक है, वहीं पर इसको दफनाया गया था। ठीक है, अब खास बात ये है, ठीक है, पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इसको काबुल ले जाया गया। याद रखने, काबुल में ले जाया गया, और वहीं पर इसका क्या बनाया गया, मकबरा बनाया गया। मकबरा, वहां पर क्या बनाया गया, काबुल में मकबरा बनाया गया। तो सबसे पहले इसको कहां दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में, लेकिन बाद में इसको कहां दफनाया गया था, काबुल में। ठीक है, और वहीं पर इसका मकबरा बनाया गया था। अब इसकी मृत्यु कैसे हुए देखो, तो ऐसा बोला जाता है कि जब दिल्ली पर इसने अधिकार कर लिया था, इब्राहिम लोदी को हराया था और दिल्ली पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तब दिल्ली पर जब अधिकार कर लिया था, उस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी की माँ थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी की क्या थी, माँ थी। तो इब्राहिम लोदी की माँ को इसने कुछ नहीं किया और महल में रहने की परमिशन दे दी थी, किसने, बाबर ने।
अब भैया इतने बड़े महल में इब्राहिम लोदी की माँ तो पहले से रहती आ रही है, यानी महल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसको होगी? इब्राहिम लोदी की माँ को होगी। ठीक है, तो हुआ क्या, ऐसा बोला जाता है कि बाबर को खाने में जहर दिया गया था। खाने में क्या दिया गया था? जहर। और उस जहर को देने का काम किसने किया था? इब्राहिम लोदी की माँ ने किया, क्योंकि महल को सबसे अच्छे तरीके से इब्राहिम लोदी की माँ जानती थी, कहाँ से क्या दरवाजा है, कहाँ से क्या कहाँ बनता है, क्या करना है, कहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी किसकी थी? इब्राहिम लोदी की माँ को थी। तो उसने बाबर के खाने में जहर मिला दिया था और 1530 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद इसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा। ठीक है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। और किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। तुर्की भाषा में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, बाद में एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, ठीक है। और अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वो किसके समय के थे? अकबर के समय के थे। और इन्होंने इस पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, याद रखना, फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और मुगलों की सबसे मेन भाषा यही है। मुगलों की भाषा किसको बोलते हैं? फारसी भाषा को बोला जाता है। ये मुगलों की भाषा है, मुगलों की भाषा। ठीक है, मुगलों की भाषा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब्दुल रहीम खान खाना ने इस पुस्तक को, तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक को किस भाषा में अनुवाद किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया था। देखो हुआ क्या था, देखिए हुआ क्या था कि अगर आप पूरा डिटेल पढ़ोगे मुगल वंश के बारे में तो आपको पता चलेगा बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आएगा, अकबर के बाद आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आएगा। तो हुआ क्या था कि बाबर के बाद हुमायूं आया। हुमायूं जो था, ठीक है, उतना ज़्यादा हुमायूं के बारे में अगर आप पूरा डिटेल, अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको हुमायूं के बारे में बताऊंगा तो आपको दिखेगा कि उसका जीवन बड़ा उतार चढ़ाव में से गुजरा है। ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा, उसने अपने पिता की इस पुस्तक का अध्ययन नहीं किया था। उसने अपने पिता की इस पुस्तक का अध्ययन नहीं किया था। लेकिन बाबर, याद रखिएगा, पूरे मुगल वंश में सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर जो था वो था अकबर। सबसे कम पढ़ा लिखा अगर जो था वो था अकबर। लेकिन अकबर की खास बात ये थी कि ये अपने पिता के लिखे हुए पुस्तकों की को सुनना पसंद करता था। इसीलिए उसने क्या किया था, एक व्यक्ति को रखा था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, और यही व्यक्ति था जो अकबर को उनकी पिता के जो लिखे हुए पुस्तकों के बारे में पढ़ पढ़ के कहानियां सुनाया करता था। ठीक है, तो ये जो पुस्तक थी इसको लिखा किसने था? पहले बाबर ने लिखा था और उसको अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने। किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो इस पुस्तक के बारे में जितनी भी मेन कहानियां थी, जितने भी युद्ध था कि बाबर ने कैसे युद्ध जीता, क्या किया, अपने अनुभव लिखा था, उस अनुभव को डेली सुनता था कौन? अकबर। डेली रात को अकबर सुनता था उस चीज को। सुनाने का काम किसका था? अब्दुल रहीम खान खाना। तो डेली सुनता था। ठीक है, और इसको अच्छा लगता था। ठीक है, कि मेरे पिता के पिता ने इतने महान काम के, इतने युद्ध जीते। ठीक है, अब वीर गाथा उनकी अच्छा लगता था सुनने में इनको। ठीक है, तो इस प्रकार सुनता था। तो जब ये पुस्तक पूरी सुना, ठीक है, अकबर ने पूरी पुस्तक सुना और पुस्तक का जब अंतिम पेज आया, याद रखना, पुस्तक का जब अंतिम पेज आया तो उस पेज में बाबर ने लिखा था कि मुझे काबुल इतना पसंद था, ठीक है, कि मैं काबुल को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। काबुल के लोग मुझे पसंद थे। ठीक है, और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा मकबरा और मेरा मकबरा और मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। ये उसकी बुक के अंतिम पेज में उसकी अंतिम इच्छा लिखी थी।
ठीक है। तो जैसे ही इस बारे में अब्दुल रहीम खान खाना को पता चला, अब्दुल रहीम खान खाना ने इस बारे में जानकारी किसको दी? अकबर को दी। ठीक है। अब अकबर ने सोचा नहीं नहीं अभी ही ये काम करना है, तब अकबर ने ठान लिया। ठीक है। अब देखो बाबर कब मरा था और स्थान कब परिवर्तन हुआ। ठीक है। लेकिन बाबर ने ठान लिया कि जो मेरे पिता के पिता यानी उसके दादाजी, ठीक है, जो लिखे हैं उसको पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसने क्या किया, जितने एरिया में बाबर को दफनाया गया था उतने एरिया की मिट्टी निकलवाई। मिट्टी निकलवाने के बाद इतने बड़े एरिया को पूरी मिट्टी निकलवाई जहां पर दफनाया गया था, उस पूरी मिट्टी को ले गया कहां? काबुल। और काबुल में बहुत अच्छी जगह को तराशा गया और वहां पर उसको दफनाया गया और एक बड़ा मकबरा बनाया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा बाबर का मकबरा अकबर के आदेश से बना था। अकबर ने ही क्या किया था, यहां से यानी आराम बाग से उसको शिफ्ट कहां किया था? काबुल शिफ्ट किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। ये दोनों था। देखिए एक चीज और थी कि बाबर ने अपनी पुस्तक में एक और चीज लिखा था। ठीक है। बाबर ने अपनी पुस्तक में एक और चीज लिखा था। बाबर ने कहा था कि हिंदुस्तान में केवल एक ही शासक है, ठीक है, ठीक है, जिससे वो हार सकता है। यानी कि हिंदुस्तान में उसने अपनी पुस्तक में एक शक्तिशाली शासक का वर्णन किया। ठीक है। उसका नाम था कृष्णदेवराय। ठीक है। यानी उसने कहा कि हिंदुस्तान में एक शक्तिशाली शासक है। ठीक है। उसका नाम है कृष्णदेवराय। यानी कृष्णदेवराय के बारे में उसने अपनी पुस्तक में क्या किया? वर्णन किया और उसे सबसे शक्तिशाली शासक का क्या दिया? दर्जा दिया। ये महत्वपूर्ण चीज होती है कि कोई ऐसा शासक है जो बाहर से आया और बाहर से आने के बाद अपनी पुस्तक में किसी भी भारतीय शासक का अगर उल्लेख करता है तो यानी कि भारतीय शासक उससे भी ज्यादा शक्तिशाली उस समय था। उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय। याद रहेगा, कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते। देखिए बाबर ने एक नापने का एक पैमाना बनाया था जिसे कहते हैं गज ए बाबरी। गज ए बाबरी। ठीक है। याद रखिएगा भूमि नापने का इसने पैमाना बनाया था। इसके भूमि नापने का पैमाना, भूमि नापने का पैमाना, नापने का पैमाना ये याद रखना है। ठीक है। इसने दो सिक्के चलाए थे। इसने दो सिक्के चलाए थे। एक सिक्के का नाम था बाबर, बाबरी, एवं दूसरे सिक्के का नाम था शाहरुख। ये दो सिक्के इसने चलाए थे। सिक्के का प्रचलन किया। इसने अपनी पुस्तक में, याद रखिएगा जो पुस्तक इसने लिखी थी उसमें दो, इस पुस्तक में उसने दो हिंदू राज्य, ठीक है, और 5 मुस्लिम राज्य का उल्लेख किया था अपनी पुस्तक में। और 2 हिंदू राज्य जो थे वो था सबसे पहला विजयनगर, विजयनगर, और दूसरा था मेवाड़। याद रखना मेवाड़। ये दोनों का उल्लेख किया था। मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। और दूसरा विजयनगर साम्राज्य का शासक था कृष्णदेव राय। ठीक है। तो 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य, ये दोनों इसके बारे में ज्यादा पूछता है। राग का इसने क्या किया था? वर्णन किया था। ठीक है। इसे बाग बगीचे लगाना बहुत पसंद था। इसे बाग बगीचे लगाना बहुत पसंद था। बगीचे लगाना पसंद था, पसंद था। इसने आगरा में नूर ए अफगान, नूर ए अफगान
नामक एक बाग बनाया था, बड़ा बाग था, और इसे नूर ए अफगान को ही क्या बोला जाता है? आराम बाग। आराम बाग। याद रखें, बाग बगीचे लगाना इसे बहुत पसंद था, इसलिए आगरा में इसने नूर ए अफगान नामक से एक बाग का निर्माण किया था। ठीक है, और बाद में उसका क्या नाम पड़ा? आराम बाग। ठीक है, याद रखिएगा, आराम बाग का निर्माण किसने किया था? बाबर ने ही किया था। ठीक है, बाबर ने ही इसका निर्माण किया था। ठीक है, बाबर ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, बाबर ने, इसको लिख देते हैं, बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, तो कृष्णदेवराय कहाँ के थे? विजयनगर साम्राज्य के थे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय को इसने उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में हुई थी। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। बाद में काबुल में इनका क्या बनाया गया था? मकबरा बनवाया गया था। इनकी जो आत्मकथा थी इसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है, इसे फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ये आपका बाबर के बारे में हुआ। लगभग आपका बाबर के बारे में हर एक चीज कंप्लीट हो गया। बाबर के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनकी दादी का नाम क्या था। शुरुआत में बाबर की मदद किसने की? उसकी दादी ने की थी। ठीक है, ठीक है, दादी ने की थी। तो ये बाबर के बारे में कंप्लीट स्टोरी हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। मुगल एम्पायर का जो 2 चरण होता है ना, मैं उसके बारे में एक चीज बता देता हूँ। पहला जो चरण होता है वो 1526 से लेकर 1707। ठीक है, पहला चरण। और दूसरा चरण 1707 से लेकर 1857। पहला चरण में महान महान शासक आए थे जिन्होंने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया, बहुत पावरफुल बनाया। लेकिन दूसरे चरण में ऐसे ऐसे महान आए थे जो दिल्ली छोड़ के ही भाग गए थे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को पता होगा। दूसरे चरण में एक शासक आते जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ये ऐसे महान थे कि जब ये शासक बने थे दूसरे चरण में, ठीक है, तो इन्हीं के समय, ठीक है, ईरान का जो शासक है नादिर शाह आक्रमण किया था दिल्ली में। तो भैया दिल्ली में अगर आक्रमण किया था तो आपको युद्ध करना चाहिए। ये महाशय दिल्ली छोड़ के भाग गए थे। दिल्ली छोड़ के भागने, ये दिल्ली छोड़ के तो भाग गए थे। तो उसने क्या, किसने? नादिर शाह ने दिल्ली को पूरी तरीके से लूट लिया। करीबन 70 करोड़ रुपया, तख्ते ताउस सिंहासन, मयूर सिंहासन, कोहिनूर का हीरा सब लेके चला गया था। तो ऐसे ऐसे महान लोग आए, ठीक है, जो पूरी तरीके इस वंश को बर्बाद कर दिए थे। वो हमेशा दूसरे चरण में आएंगे। पहला चरण सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरे चरण मुगल वंश को इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि मुगल वंश में ऐसे ऐसे शासक आए जिन्होंने अपने ही वंश को क्या कर दिया? पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। ठीक है, और याद रखना एक चीज और बता दूं, मुगल वंश 2 वंशों से मिलकर बना, ये मैं बताया था। ठीक है, 2 वंश कौन कौन से थे? एक तैमूर वंश था, ठीक है, और दूसरा था आपका मंगोल वंश। ये 2 वंश थे। तो याद रखिएगा 2 वंशों से मिलकर तो बना था, लेकिन कभी भी मुगल जो थे वो अपने आप को मंगोल का वंशज नहीं कहते थे, क्योंकि मंगोल का इतिहास बड़ा खतरनाक है। चंगेज खां, ठीक है, तो वो अपने आप को चंगेज खां से कोई भी संबंध नहीं बताना चाहते थे। इसीलिए बाबर को, याद रखिएगा, बाबर को क्या कहा जाता था? बाबर को कहा जाता है तैमूर लंग का वंशज। तो याद रखिएगा बाबर को कहा जाता है
तैमूर लंग का वंशज, तैमूर लंग का वंशज, ठीक है, वंशज कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाबर जो था वो चंगेज खां यानी कि मंगोल वंश को पसंद नहीं करता था, क्योंकि मंगोल वंश का इतिहास थोड़ा से ज्यादा दर्दनाक है और कोई पसंद भी नहीं करता था मंगोल वंश को, ठीक है। तो इसीलिए बाबर जो थे, ठीक है, अपने आप को क्या बोलते? तैमूर लंग का वंशज। ये तैमूर को अपना क्या मानते थे? वंश मानते थे। तो याद रखिएगा, बाबर जो थे वो तैमूर लंग का क्या था? वंशज था, ठीक है। इसके माता पिता को अगर देखोगे तो मैंने ये बताया था, इसकी माँ और पिता, ठीक है। इसकी जो माता थी ये जो थी मंगोल वंश की थी, मंगोल वंश की थी, ठीक है। और इसके जो पिता थी ये थे तैमूर वंश के, तैमूर वंश के, ठीक है, तैमूर वंश के थे। याद रहेगा, तैमूर वंश के इसके कौन थे? पिता थे, और माता थी वो मंगोल वंश की थी। तो ये दोनों अलग अलग वंश है, ठीक है। इसी कारण दोनों वंश का रक्त जाने के कारण बाबर, सोचो कितना खतरनाक शासक था, लेकिन इतना खतरनाक शासक होते हुए भी कृष्णदेवराय के बारे में इसने लिखा था कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय। यानी कृष्णदेवराय उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते थे। तो ये पूरी तरीके से बाबर का पूरा आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि और भी वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, इससे भी और बेटर लाएंगे, ठीक है। तो लगातार आपको हर टॉपिक का वीडियो मिलता रहेगा और इससे रिलेटेड बढ़ने वाले क्वेश्चन भी आपको बताएंगे कि इससे क्या क्वेश्चन निकल के आया था, एग्जाम में क्या पूछा गया था, ठीक है। तो ये मंत्र एकेडमी द्वारा चलाया गया एक प्रयास है, जो आपको हर टॉपिक का डिटेल बताया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।